हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं व्यापारिक मार्ग। व्यापारिक मार्ग वो होते हैं जिन रास्तों से क्या करते हैं, हम व्यापार करते हैं। जिन रास्तों की हमें आवश्यकता होती है आने जाने के लिए, राइट। भारत में प्राचीन काल से ही आंतरिक तथा बाहरी व्यापार दोनों ही थल जल मार्गों से होता था। जो हमारा भारतीय प्राचीन काल था, इसके अतिरिक्त हम देखते हैं जो हमारा व्यापार होता था, बाहरी व्यापार होता था, वह जल व थल से होता था। किससे होता था? एक जल से होता था, एक एक थल से और एक जल से होता था। अब जैसे हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग सुमेर सुमेर सभ्यता, बेबीलोन व मिस्र सभ्यता के साथ व्यापार में स्थल तथा समुद्र दोनों ही मार्गों का प्रयोग करते थे। अब हम देख रहे हैं सुमेर व बेबीलोन तथा मिस्र देश के साथ जो व्यापार होता था वह स्थल तथा समुद्र मार्ग मार्ग से क्या करते थे? व्यापार करते थे। यह सारा जैसे कुछ पुरातत्ववेताओं ने ये कहा है कि लोथल एक बंदरगाह था, राइट। ये जो लोथल है गुजरात का क्षेत्र, लोथल है या एक क्या था? बंदरगाह था, पोर्ट ब्लेयर, जहाँ पश्चिम से व्यापारिक जहाज आते थे। ये जो पश्चिम से जो आते थे व्यापारिक, राइट, पश्चिम से क्या आते थे? व्यापारी लोग आते थे, जहाजों से आते थे। हिंदू कुश की पहाड़ियों पार करके, हिंदू कुश की पहाड़ी है तुर्की ईरान के ऊपर, जो कजाकिस्तान है और तुर्की है, ईरान है, अफगानिस्तान है। इन क्षेत्रों से क्या होते थे? हिंदू कुश पहाड़ियों को पार करके भारतीय व्यापारी मध्य एशिया तक जाते थे। जो भारतीय व्यापारी थे वे मध्य एशिया तक जाते थे, किसको पार करके? हिंदू कुश पर्वत को, पहाड़ियों को पार करके, राइट। देखने की वैदिक काल में भी व्यापारी दोनों मार्ग के महत्व था। जो वैदिक काल के लोग थे, ये लोग दोनों मार्गों से परिचित थे, एक जल और एक थल। वैदिक साहित्यों में भी व्यापारिक काफिले का वर्णन आता है, जो कि थल मार्गों से व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इसके अतिरिक्त नदियों का भी उपयोग किया जाता था। छोटी बड़ी नाव पर माल लादकर पूर्ववर्ती व दूरवर्ती स्थानों पर पहुंचाया जाता था। सच बात करते हैं थल मार्ग, लैंड रूट, राइट। सूर्यवृत्त काल में हमें के आर्य अपना व्यापार विशेष कर वे स्थल मार्ग से करते थे। जो जो कौन थे? वैदिक काल के आर्य, राइट। आर्य लोग जो थे वह अपना व्यापार किससे करते थे? स्थल मार्गों से करते थे। वे बैल जैसे कुछ साधनों का होते हैं जिनके अनुसार वे स्थान को अपने वस्तु को लाते हैं। जैसे हो गया बैल, घोड़े, ऊंट, गधे, राइट, और भैंसों भैंसों पर सामान लादकर गंतव्य स्थानों तक जाते थे, उनको जहां उनका लास्ट पड़ाव था। कभी कभी वे गाड़ियों व रथों का भी प्रयोग करते थे। मार्गों से पार्थ रास्ता या मार्ग से ग्राम नगर से जुड़े थे। जो मार्ग होते हैं वे ग्राम ग्राम से अर्थात मतलब गांव से, नगरों से क्या होता था? जुड़ा रहता था, तथा विभिन्न वस्तुओं को लेकर लोग एक दूसरे स्थान पर जाते थे। बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल तक भारत में अनेक राज्यों, नगरों का विकास हो चुका था। अनिल पक्ष, भलानस, शिव तथा विसारणी, कुरु, पंचाल, कौशल, काशी, विदेह, मगध, अंग आदि के विकास हो चुका था। ये जो ये महाजनपद है, ये जो महाजनपद है, उन महाजनपदों से क्या करते थे? उस समय क्या था? विकास हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में कुरु, पंचाल, कौशल, काशी, विदेह, मगध, अंग आदि विकास हो चुके थे। ये सभी प्रदेश स्थल मार्गों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जो राजधानी जो होता है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैक, राइट, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पढ़नी पढ़नी के पढ़नी पढ़नी अनेक जो पढ़नी थे मुद्रा शास्त्री, ये कहते हैं अनेक व्यापारियों पथों का उल्लेख किया। कुछ जो कह रहे हैं कि अनेक व्यापारी जो थे पथों का उल्लेख किया, जैसे स्थल पथ, रथ पथ, राजपथ, शंकुपथ और पहाड़ी चट्टानी मार्ग, राइट। शंकुपथ का मतलब होता है शंकु, चट्टान, पर्वत, और मूसिका होता है सुरंग, राइट। मूसिका अर्थात इसमें क्षेत्र, मूसिका मूस, राइट, चूहा, उसके नाम पर पड़ा है मूसिक। राजपथ जो सबसे बड़ा पथ होता है जिसकी चौड़ाई बहुत लंबी होती है। रथ पथ जिसपे रथ चलते हैं। स्थल पथ जिसपे पैदल चलते हैं, जो जमीनों से खोका जाता है। तो अथर्वा अपने आवश्यकता अनुसार जो सार्थवाद थे और अपने आवश्यकता अनुसार अयुक्त पथों का अनुगमन करते थे। पढ़नी के उत्तर पथ का उल्लेख किया गया है, जो उत्तर भारत का विख्यात मार्ग था। कंधार से पाटलिपुत्र तक विस्तृत भूभाग को जोड़ता था। इसी मार्ग के पश्चिम का भाग वच्छु से कैस्पियन सागर तक, काला सागर से होते हुए यूरोप तक चला जाता था, तथा पूरब का मार्ग गंधार की राजधानी
पुष्कलवती होते हुए तक्षशिला, सिंधु, सुतद्री, हस्तिनापुर, कन्याकुब्ज, पाटलिपुत्र को से युक्त करता था, जोड़ता था, संयुक्त करता था। संयुक्त करता हुआ ताम्र लिपि तक चला जाता था। ताम्र लिप्त इस विशाल पथ का एक भाग तक्षशिला, पुष्कलवती से कपीसी होकर वाहलिक तक पहुंचता था। वह पूरब में कम्बेज तक चला जाता था, जहां चीन की अनेक वस्तुएं आती जाती थी। पश्चिमी मध्य एशिया के अनेक देश इस मार्ग से संबंध थे। जो ये जो पूर्वी पश्चिमी भाग को कह रहे हैं, कैस्पियन सागर वाली मार्ग, उससे क्या होता है, मध्य एशिया तक अनेक पश्चिमी से उस मार्ग से व्यापार से संबंध रखते थे। बौद्ध युग में विधि विधि से कश्मीर गंधार तक व्यापारी आया जाया करते थे, जो सिंध के अश्व देश के विभिन्न भागों में विक्रय के लिए जाते थे, बेचने के लिए। विक्रय मीन्स होता है क्रय, विक्रय मीन्स होता है बेचना, क्रय मीन्स होता है खरीदना। महाकाव्यों में भी स्थल मार्गों की विस्तृत चर्चा की गई है। रामायण में भी विदित होता है कि अयोध्या में विभिन्न देशों के व्यापारी निवास करते थे। महाभारत काल में भारत के संपूर्ण भूभाग विख्यात नगर राजवंशों से जुड़े हुए थे। जो महाभारत काल में जो कुछ संपूर्ण भूभाग था, वह विख्यात नगरों राजपथों से जुड़े हुए थे। और हमें महाकाव्यों से भी हमें यह चर्चित होता है, हमें दिखता है कि रामायण में विदित होता है कि अयोध्या में विभिन्न देशों के व्यापारी निवास करते थे। मौर्य काल में देखते हैं, मौर्य काल में व्यापारिक मार्गों का अत्यधिक विकास हो गया था। लंबे प्रस्थ मार्गों की निर्णय हुआ था, जिससे होकर व्यापारी सैनिक जाया करते थे। सर्वाधिक लंबा चौड़ा मार्ग पाटलिपुत्र से पुरुषपुर 18,050 18,050 मील तक था। मेगास्थनीज, ये जो हिस्टोरिकन है, जो जियोग्राफिक के लिखते हैं कि मार्ग के अंध कोस पर पत्थर लगे थे। इसका एक क्या है, ये कहावत है, राइट। अध कोस पर पत्थर लगे थे। इस युग में राजपथ सर्वोच्च स्वच्छ साफ रखा जाता था। इनका कहने का मतलब है कि जो राजपथ होता था वह सबसे अच्छा व साफ स्वच्छ रखा जाता था। कौटिल्य के मार्ग पर यदि कोई कूड़ा फेंकता था तो उसे अष्टमास पण का दंड मिलता था। जो कौटिल्य के अनुसार वो कहते हैं कि मार्ग पर यदि कोई कूड़ा फेंकता था, गंदगी फेंकता था, तो उसके अष्टमास पण का दंड देना पड़ता था। 8 महीना तक क्या देना पड़ता था, पण जो है मुद्रा को उसको दंड के रूप में देना पड़ता था। और फिर जो फेंकता था उसे 8 महीने तक क्या दंड मिलता था कि कीचड़ व जल फेंकते थे तो उसे चौथाई पड़ आदि देने चीजें फेंकता, यदि दोनों चीजें देखो, यदि कीचड़ फेंकता है तो उसे चौथाई पड़ देना पड़ता था। यदि दोनों चीज फेंकता है और कूड़ा या कीचड़ फेंकता है तो उसे दूना दंड देना पड़ता था। अशोक के समय देश के मार्गों पथों का यथार्थ विकास हुआ है। हम अशोक के काल में देखते हैं तो देश के बहुत से मार्ग बहुत विस्तृत विकास हुआ है। अशोक का कालिंग पर आक्रमण, जो कालिंग पर आक्रमण पाटलिपुत्र और कालिंग के बीच के पथ का दर्शन करता है, जो क्या कहता है, पीके दर्शन करता है। अशोक के संदर्भ में विशाल गाड़ियों पर रखकर दूरवर्ती प्रदेशों तक ले जाए गए। मेगास्थनीज कहते हैं कि सड़कों पर हर 10 विरामों के पद के बाद दूरी दर्शक मार्ग निर्देशक लगे रहते थे। जो विरामो मतलब होता है जो एक लैंडमार्क, अर्थात 1 किलोमीटर होता है ना, इसमें लिखा रहता है मील का पत्थर, उस पर रहता है 5 किलोमीटर, वही गांव हो गया। ग्राम का नाम वही हो गया क्या, हर सड़कों पर हर 10 विरामों के बाद दूरी दर्शक मार्ग निर्देशक लगा रहता था। शून्य सातवाहनों के युग में व्यापारिक मार्गों की विस्तार हुआ तथा दक्षिणी के विभिन्न नगरों, दक्षिणी ही नहीं बल्कि उत्तर के नगरों से भी जोड़ दिए गए। गुप्त काल में आकर ये पथ और भी विकसित हुए। प्रयाग परिस्थिति में वर्णित समुद्रगुप्त के उत्तर व दक्षिण प्रदेशों के विजय स्पष्ट होता है। दक्षिणी पथ व उत्तरी पथ, राइट। तो उस विदित युद्ध से हमें यह होता है कि जो युद्ध हुआ था, हो सकता है मार्गों की उन्होंने विकास किया हो, उन मार्गों से होकर ये युद्ध लड़ते थे, राइट, जिससे एक विशाल सेना जा सकी, राइट। पेरिप्लास जो है वो कहते हैं भड़ौत से पूर्व की ओर उज्जैन नामक नगर है, जो पहले राजधानी थी। भारत के अन्य मार्गों में भेजे जाने के लिए प्रत्येक वस्तु लाई जाती है। उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी के रूप में ख्याति थी। हयानवी भारत पश्चिमी तथा पूर्वी विभिन्न नगरों स्थानों का भ्रमण किया था। जो चीन यात्री है फायान है, उन्होंने भी भारत के पश्चिमी तथा पूर्वी विभिन्न नगरों के स्थानों को भ्रमण किया था। नेपाल और ये हो गया बिहार सेक्टर, बिहार के जो जो बौद्ध से जुड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पे भी भ्रमण किए थे।
अब बात करते हैं जलमार्ग, राइट। जलमार्ग आंतरिक बाह्य बाह्य व्यापार के लिए जलमार्ग का भी प्रयोग किया जाता था। आंतरिक तथा बाह्य, आंतरिक होता है अपने ही देश में और बाह्य में होता है अन्य महाद्वीपों से के लिए भी जलमार्ग का प्रयोग किया जाता था। नावों के मध्य से समुद्र जलमार्ग से विभिन्न वस्तुएं विदेशों से भेजी जाती थी। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक युग में भी समुद्रिक व्यापार प्रचलित था। आर्य बड़ी बड़ी नौकाओं पोतों का निर्माण करते थे। जो आर्य थे ये लोग क्या करते थे, जो नौकाओं और पोतों का निर्माण करते थे। ऋग्वेद समुद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में हमें क्या मिलता है, समुद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। भीऊ को पोत टूटने का संदर्भ भी हमें यहाँ प्राप्त होता है। ऋग्वेद में एक स्थान पर एक ऋषि अपने देवता से प्रार्थना करते हैं कि हे देवता, हमारे आनंद कल्याण के लिए हमें जहाज में समुद्र पार ले चलो। वरुण में लिखा है जल देवता, राइट। हमें ऋग्वेद में एक स्थान मिलता क्या मिलता है कि हे हे देव, हमारी आनंद व कल्याण के लिए हमें जहाज में समुद्र पार ले चलो। और वरुण में लिखा है जल देवता। तो हमें इन स्रोतों से पता चलता है कि हो सकता है वैदिक काल में क्या करते थे लोग, जल से जलयानों के माध्यम से, जलपोतों के माध्यम से व्यापार करते थे। उत्तर वैदिक भी देखते हैं। उत्तर वैदिक के ग्रंथों से समुद्रिक व्यापार पर प्रकाश पड़ता है। मोती मोती पैदा करने वाले शिप समुद्र से ले जाते थे। इस समय समुद्री यात्रा में 100 डंडे वाली पोतों प्रयुक्त होती थी। बौद्ध साहित्य में से भी हमें कुछ मिलता है। बौद्ध साहित्य से विदित होता है या जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय व्यापारियों की यात्राएं ताम्रपर्णी स्वर्ण भूमि के साथ साथ भीगु कच्छ से होती हुई सुमेर बेबीलोन तक होती थी। ये जो भीगु कच्छ से होते हुए सुमेर व बेबीलोन तक होती थी, जो बौद्ध साहित्य में हमें प्राप्त होती है। भारतीय व्यापारियों की यात्राएं जो होती थी, लंका ताम्रपर्णी में होता है लंका, और स्वर्ण भूमि में होता है वर्मा। वर्मा होता है ये थाईलैंड के सेक्टर में, और ये होता है श्रीलंका, ये होता है भारत के निचली सेक्टर में, हिंद महासागर सेक्टर, राइट। मौर्य काल में भी हमें कुछ विदित होता है। मौर्य काल में समुद्र नदी मार्गों को देख रेख के लिए नावाध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। नावाध्यक्ष, राइट, उनकी देख रेख के लिए। यह जलमार्ग का प्रयोग करने वाले से कर ग्रहण था, जो कर ग्रहण था वालों से कर ग्रहण कर लिया जाता था। उन्होंने यातायात की सुविधा प्रदान करता था। इस मछलियों की अतिरिक्त समुद्र से मोती शंख निकालते थे। ये जो व्यापारी थे, ये लोग मछलियों के अतिरिक्त क्या निकालते थे, समुद्र और मोती निकालते थे, शंख निकालते थे। और भारत में मोती पश्चिमी के अनेक देशों में निर्यात किए जाते थे। मौर्य शासकों का संस्कृति संबंध पश्चिम के देशों से ही नहीं था, बल्कि पूरब के देशों से भी था। इसमें समुद्रिक मार्गों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। पतंजलि के अनेक प्रकार की यात्राओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें पथिक, साधारण यात्री, पथक, कुषाण, पर्णी, प्रावीण यात्री, पंथ प्रधान, निखर यात्रा करने वाले इस यात्री थे। प्रथम शताब्दी में ईसा पूर्व में मिस्र से प्रायः 3 मास के भीतर जहाज भारत पहुंच जाते थे। प्रथम शती में क्या होता था, मिस्र से भारत कितने दिन में लगता था भारत आने में जहाज, 3 मास, मतलब 3 माह, राइट, 3 माह जहाज भारत पहुंच जाते थे। भारतीय व्यापारी रोम यूनान तक जाते तथा वहां से यात्री भारत आते थे। भारत व्यापारी रोम यूनान तक जाते थे और फिर रोम तक जाते थे, यूरोप सेक्टर, और वहां से यात्री भारत आते थे। इस क्षेत्र में हिपोलस नामक यूनानी यात्री का महत्वपूर्ण योगदान है। जो हिपोलस एक है, यह है यूनानी यात्री है, इसका भी महत्वपूर्ण योगदान। उन्होंने हिंद महासागर के चलने वाली मानसून हवाओं का पता लगाया तथा उसके अनुरूप पोतों को चलित करने की सलाह दी। एक होता है शिप वाइट, राइट, ये जो शिप होता है यहाँ पे एक होता है, ये कोई है और होते हैं, ये जो होता है वायु बहती है तो इस डायरेक्शन में इसको क्या करती है, ठेलती है, यात्रा में सुगम प्रदान करती है डायरेक्शन, राइट। तो चलित करने का सलाह दी। भारत में पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित बंदरगाहों से यूनान, मिस्र आदि देशों के लिए व्यापारी अपने पोतों का पर सामान रखकर ले जाते थे तथा उन्हीं बंदरगाहों पर पश्चिमी देशों से व्यापार आया करते थे। और देखो क्या करें कि यूनान, मिस्र आदि देशों से क्या करते थे, व्यापारी अपने पोतों के सामान रख कर जाते थे तथा वहां से व्यापारी क्या करते थे, उस पर आते थे, राइट। मानो से ऐसे पोतों नावों का उल्लेख किया गया है। मनु ने ऐसे पोतों का उल्लेख किया है जो व्यापारिक वस्तुओं दूर दूर तक ले जाते थे। समुद्री यात्री को मनु समुद्रयाई कहा है। क्या कहा है, समुद्रयाई। और स्ट्रोबो के उल्लेख से विदित होता है कि 120 भारतीय जलपोत को उसने ईरान, अरब के देशों से होकर मिस्र की ओर जाते हुए देखा। भारतीय जलपोत, ये जो अरब हो गया, ये जो अफ्रीका हो गया, ये जो हो गया सऊदी अरब, ये हो गया ईरान, ये हो गया भारत, पाकिस्तान, सॉरी,
क्या कह रहे हैं कि अरब के देशों से होकर क्या करते थे, भारत आते थे। ये मालवा, गुजरात, गुजरात, राजस्थान, और ये हो गया गोवा, हो गया महाराष्ट्र, हो गया आदि स्थानों से होकर, वो देशों से होकर मिस्र की ओर क्या करते थे, जाते थे भी और आते थे भी। ये अरब सागर से, राइट। मिस्र। कुषाण व सातवाहनों के भी हम देखते हैं, कुषाण व सातवाहन के युग में समुद्रिक व्यापार का अपेक्षाकृत अधिक विकास हुआ। सातवाहन वंशी शासक यज्ञश्री सतकर्णी ने जहाज प्रकार की मुद्राओं का भी प्रचलन किया था। यस, जो सातवाहन, कुषाण के सातवाहन तो थे, उन्होंने अपनी मुद्राओं पर क्या, एक जलवाहन, जो सातवाहन ने अपने क्या किया, सतकर्णी जहाज प्रकार की समुद्र मुद्राएं चलाई थी। तो ये सतकर्णी है, इन्होंने क्या अपनी मुद्राओं पर जहाज रूपी चलाया। हो सकता है उन मुद्राओं से हमें यह विदित होता है कि इन्होंने, हो सकता है जो नाव व्यापार होता होगा, या तो अन्य देशों से संबंध था, या इनसे जलयानों से बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी, उनसे परिचित थे, तो उन्होंने अपनी मुद्राओं पर इनका अंकन किया। उस काल के समुद्री व्यापार का अपेक्षाकृत अधिक विकास हुआ। हम गुप्त काल में देखते हैं, गुप्त काल में जहाज जलमार्ग का अधिक प्रचलन था। कल्याणी भीगु कच्छ से प्रारंभ होकर यह जलमार्ग फारस की खाड़ी में पहुंचता था, जहाँ से मिस्र को संबंध करता था। फाहियान ने लिखा है, चीनी यात्री फाहियान ने लिखा है, चीन लौटते समय उसने समुद्र की यात्रा की, तब उसके साथ साथ अनेक भारतीय सहयात्री थे। राइट, जब उन्होंने चीनी लौटते समय उसने समुद्र की यात्रा की, तब उस समय उनके साथ भारतीय थे। सुमात्रा जावा, ये जो सुमात्रा जावा जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, राइट। तो वहाँ से स्वर्ण भूमि जैसे देशों से में स्वर्ण भूमि देशों में भारतीय व्यापारी समुद्री मार्ग से जा सकने में समर्थ थे। स्वर्ण देश, स्वर्ण भूमि, श्रीलंका जैसे देशों में भारतीय व्यापारी समुद्री मार्ग से जा सकने में समर्थ थे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।